इतना हमने अगर समझ लिया है, अगर आपने यहाँ तक क्या क्या समझा, स्टेप्स पढ़े, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड और पाइरुविक एसिड। इरिवर्सिबल एरो 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 10 नंबर पर, बाकी जगह रिवर्सिबल एरो। शुरू के 5 स्टेप को इन्वेस्टमेंट स्टेज कहते हैं, बाद के 5 स्टेप को पे ऑफ स्टेज कहते हैं। यहाँ खर्च होगा आपका और वहां एनर्जी मिलेगी। शुरू के 5 स्टेप में कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको नुकसान ही होगा, लेकिन बाद के 5 स्टेप में आपको क्या होगा, फायदा होने वाला है। इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, पे ऑफ स्टेज कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा एंजाइम आएगा और क्या होगा, तो आपको पहले समझाने से पहले आपको एक चीज और बता देते हैं। क्या बता देते हैं, एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च होगी, कहाँ कहाँ फायदा होगा। देखो, जब भी हम अगर ऐसा एरो बनाते हैं, जब भी हम आपको ऐसा वाला कोई एरो बनाते हैं, इसमें जिधर मुंह होगा, अगर यहाँ कुछ लिखते हैं तो निकल रहा है और यहाँ कुछ लिख रहे हैं तो घुस रहा है अंदर। घुसाना और निकालना 2 स्टेप है, पीछे से जाएगा, आगे से निकलेगा। तो इधर पे कोई चीज लिखेंगे तो क्या मतलब क्या कर रहे हैं, घुसा रहे हैं, और इधर पे लिखेंगे तो निकाल रहे हैं। इधर से इन, इधर से आउट है। इन और आउट अगर आप समझ गए एरो में, तो देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे बताइए, खर्च होगा 5 स्टेप में या फायदा होगा, खर्च होगा। क्या खर्च होगी, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में हमारी बॉडी में चलती है, हमारी बॉडी में कोई भी काम करना है, चलना फिरना बोलना, तो हमारे बॉडी में चलने वाली करेंसी का नाम क्या है, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर पहले स्टेप में 1 एटीपी खर्च होगी। सबसे पहला स्टेप जो होगा वहां पर 1 एटीपी खर्च होने वाली है आपकी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च होगा, अंदर घुसा, इन अंदर गया, और जब ये अंदर गया तो बाहर क्या निकलेगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ध्यान समझेंगे, पहले स्टेप में एनर्जी खर्च होगी, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तीसरे स्टेप में भी 1 एटीपी खर्च होने वाली है आपकी, और यहाँ भी 1 एडीपी बाहर निकलने वाला है। तो खर्च हमारा कहाँ का हुआ, पहले और तीसरे स्टेप को कंजम्पशन स्टेज कहते हैं। यहाँ एनर्जी कंजम्प होती कौन कौन से स्टेप में, पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे। कितनी एटीपी खर्च होती है, 1 एटीपी पहले नंबर स्टेप पे और 1 एटीपी तीसरे नंबर स्टेप पे। ठीक है, और कहीं कोई खर्चा नहीं है पूरी ग्लाइकोलाइसिस में। तो आपसे कोई पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस को होने में कितने एटीपी खर्च हो जाते हैं, कितने एटीपी खर्च होंगे, आंसर होगा 2 एटीपी। कहाँ पर, 1 नंबर और 3 नंबर पे खर्चा, और बाकी जगह आमदनी है। आमदनी कहाँ है, और पहले बताए थे 6वें नंबर से आमदनी शुरू होगी। सबसे पहली बार 6 नंबर पोजीशन पे आपकी इनकम होगी, 7 नंबर पे इनकम होगी और 10 नंबर में इनकम होगी। 6, 7 और 10 यहाँ पे फायदे होते हैं, याद रखना। 1 और 3 में इन्वेस्टमेंट है, 6, 7 और 10 नंबर पे फायदा है, एक्चुअल फायदा। अब देखते हैं कहाँ क्या क्या मिलेगा। तो देखते हैं 6 नंबर पे आपका 7 नंबर पे और 10 नंबर फायदा होने वाला है। तो 10 नंबर में आपको 2 एटीपी का फायदा होगा। निकल रही है, इसलिए एरो की इधर लगाएंगे, और अंदर क्या जाएगा, 2 एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकलेगा, एटीपी बनेगी, मतलब एनर्जी मिल रही है। यहां भी आपको 2 एटीपी का फायदा होगा। ठीक है, तो नगद फायदा कितना हुआ आपको पूरी प्रोसेस के दौरान, 4 एटीपी का। कहां पे, 2 एटीपी यहां फायदा हुई 7 नंबर पे, और 2 एटीपी 10 नंबर पे। 7 और 10 में नगद फायदा होता है, डायरेक्ट फायदा होता है एटीपी के फॉर्म में। लेकिन 6 नंबर पोजीशन पर आपको डायरेक्ट एटीपी ना मिलकर क्या बनता है, 2NADH प्लस H। ठीक है, 2NADH प्लस H बन रहा है, यहाँ पर 2NADH2 बन रहा है, और इस से बनने के लिए घुसना क्या है, 2NAD अंदर जाता है, 2NAD अंदर जाता है, 2NADH2 बाहर निकलता है। यहाँ पर जो 2NADH2 बाहर निकल रहा है, ये आप याद रखिएगा, आपकी बॉडी में चलने वाले चेक है, ये NADH2, ये समझिए चेक है आपका। कितने रुपए का चेक है, कितने लाख का चेक है, ये 3 लाख का चेक है। 1 NADH2 3 ATP के बराबर होता है। और आपकी बॉडी में FADH2 नाम का भी चेक चलता है,
जहां भी FADH2 लिखेंगे समझना 2 लाख का चेक है। आपकी बॉडी में 2 चेक चलते हैं, याद रख लीजिएगा। 1 NaDH2 कितने लाख के बराबर, कितने ATP के बराबर होता है? 3 ATP के। एक NaDH2 मतलब 3 ATP और एक FADH2 मतलब 2 ATP, ये याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट रखिएगा, बॉडी के अंदर 2 चेक चलते हैं। चेक बोल देंगे हम आपको समझाने के लिए, और आपको साइंस के लैंग्वेज बोलना है एनर्जी रिच कंपाउंड है ये क्या है? NaDH2 और FADH2 क्या है? एनर्जी रिच कंपाउंड है। कितनी एनर्जी होती है एक NaDH2 में? एक NaDH2 में 3 ATP के बराबर एनर्जी होती है। एक FADH2 में 2 ATP के बराबर एनर्जी होती है। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि एक NaDH2 में 3 ATP के बराबर एनर्जी होगी, एक FADH2 में 2 ATP के बराबर एनर्जी होगी। एनर्जी है कि नहीं है? या क्या निकला? 2 NaDH2 निकले। एक NaDH2 बराबर कितने ATP? 3। तो 2 NaDH2 बराबर कितने ATP होंगे? कितने? 6। 2 NaDH2 मतलब 6 ATP यहां निकला, 2 यहां निकला, 2 यहां निकला। कितना फायदा हुआ टोटल? 6, 7, 8, 9, 10। टोटल फायदा ग्लाइकोलाइसिस होता है। जब टोटल ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने ATP बनते हैं? टोटल 10 ATP बनते हैं। खर्च कितने जाते हैं? 1 और 2 खर्च जाते हैं। तो खर्च कितना है? 2 ATP का खर्च है। तो फायदा कितने का हुआ? 10 बने और 2 खर्च हो गए। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP का फायदा होने वाला है आपको? पूरे ग्लाइकोलाइसिस में मात्र 8 ATP का फायदा होगा। जब भी एक ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है तो कितने ATP का फायदा होता है आपको? तो आपको एक ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP का फायदा होता है एक बार में। ठीक है, 8 ATP का फायदा होगा आपको। इतनी बात समझ में आई? कैसे होगा? टोटल 10 ATP बनेंगे। कहां कहां बनेंगे? 6 ATP यहां बनेंगे NaDH2 के फॉर्म में, 2 ATP यहां बनेंगे, 2 ATP यहां बनेंगे। तो 6, 7, 8, 9, 10 ATP का फायदा हुआ। खर्च कितनी हुई? 2 ATP खर्च हुई। तो टोटल फायदा कितने का हुआ? 8 ATP का। अगर आपसे पूछे नगद फायदा कितना हुआ, तो नगद फायदा हुआ 2। बना कितना नगद? नगद में बना 2 और 2 4। नगद इतना ही है। डायरेक्ट ATP कितनी बनी? 2 और 2 4 ATP बनी। खर्च कितनी हो गई? 2। तो डायरेक्ट फायदा कितना हुआ? डायरेक्ट फायदा बात कर रहे हैं, चेक के थ्रू नहीं। डायरेक्ट फायदा मात्र 2 ATP का। और इनडायरेक्ट फायदा कितना हुआ? इनडायरेक्ट हुआ 6 ATP का। और टोटल फायदा कितना हुआ? 6 और 2 8। अब क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा, फिर रिपीट करते हैं। पूरी ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बने? तो बने यहां पर 6, 7, 8, 9, 10 ATP बना, फॉर्म हुआ। खर्च कितना हुआ? 1 और 2 ATP कुल खर्च हुआ। तो फायदा कितने का हुआ? पूरी ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP का फायदा हुआ। उस 8 ATP में डायरेक्ट कितनी ATP फायदा हुआ और इनडायरेक्ट कितना फायदा हुआ? तो इनडायरेक्ट हुआ 6 ATP का फायदा और डायरेक्ट हुआ 2 ATP का फायदा। ये सारे क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो रहे हैं तो इससे क्वेश्चन बहुत आता है, कितना डायरेक्ट हुआ, कितना इनडायरेक्ट हुआ। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी बुक में शायद ना पूछे क्वेश्चन पूछे समय। डायरेक्ट बोलने से अच्छा वो बोलता है, वर्ड यूज करता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगर आपसे ये वर्ड यूज करता है, ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हाउ मेनी ATP आर जनरेटेड इन ग्लाइकोलाइसिस। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इतना बड़ा वर्ड का सिंपल सा मतलब है डायरेक्ट। आप इतने छोटे से वर्ड से समझ सकते हैं। वो लिखेगा, डायरेक्ट नहीं लिखता है। आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हाउ मेनी ATP आर जनरेटेड इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से डायरेक्ट कितने ATP जनरेट हुए? तो 2 यहां हुए और 2 यहां हुए, 4 ATP जनरेट हुए। ठीक है, या आपसे पूछेगा ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हाउ मेनी ATP आर गेन। कितने ATP का फायदा हुआ? गेन मतलब फायदा। तो 4 बने और 2 खर्च हो गए, फायदा कितने का हुआ? 2 ATP का गेन हुआ। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कितना हुआ? 6 ATP। किस फॉर्म में बना? इनडायरेक्ट किस फॉर्म में? NaDH2 के फॉर्म में। एक NaDH2 मतलब 3 ATP, 2 NaDH2 मतलब 6 ATP। तो 6 ATP का फायदा हुआ इनडायरेक्ट।
अब इनडायरेक्ट को लिए कितना कठिन सा वर्ड लिखता है, इनडायरेक्ट वर्ड लिखता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर आपसे ये वर्ड पूछता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो आप समझ जाइए कुछ नहीं बोल रहा है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब पूछ रहा है वो इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट। आपको इनडायरेक्ट आंसर दे देना है, इनडायरेक्ट एटीपी कितना बना। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसे इतने कठिन से वर्ड का मतलब है इनडायरेक्ट, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है डायरेक्ट। एक NADH2 से 3 एटीपी मिलता है और एक FADH2 से 2 एटीपी मिलता है। ये एनर्जी रिच कंपाउंड है। शुरू से एक बार रिकॉल करते हैं फिर आगे चलते हैं। हमने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया। पहली चीज फ्रेमवर्क पढ़ाया, फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए। क्या क्या पढ़ाया, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। पहली चीज। दूसरी चीज एरो बताएं आपको, 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 10 नंबर पर सिंगल साइड एरो बनेंगे। इन्हें इररिवर्सिबल एरो कहते हैं, इररिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। बाकी सारी जगह रिवर्सिबल एरो बनेंगे, बोथ साइड डायरेक्शन वाले, बोथ डायरेक्शन वाले एरो बनेंगे। तीसरी चीज बताएं एटीपी कहां कहां खर्च होगी, तो पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे और 10th नंबर, सॉरी पहले नंबर और तीसरे नंबर पे खर्च होगी। कितनी कितनी, एक एटीपी खर्च होगी पहले नंबर पे, एक एटीपी खर्च होगी तीसरे नंबर पे। फायदा कहां कहां होगा, 6 नंबर पर, 7 नंबर पर और 10 नंबर प्रोसेस पर फायदा होने वाला है आपको। 6 नंबर पर क्या मिलने वाला है, 2 NADH2 बनने वाला है। एक NADH2 का मतलब कितने एटीपी, 3 एटीपी। तो 2 NADH2 का मतलब 6 एटीपी मिलने वाले हैं आपको। डायरेक्ट मिले या इनडायरेक्ट मिले, डायरेक्ट एटीपी नहीं बना है, एटीपी किस फॉर्म बना है, NADH2 के फॉर्म बना है, मतलब इनडायरेक्ट एटीपी का फायदा हुआ आपको। यहां पर डायरेक्ट एटीपी बनेगा 2 और यहां 10वें नंबर पे 2 डायरेक्ट एटीपी बने। इतनी बात समझ में। डायरेक्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और इनडायरेक्ट के लिए वर्ड यूज होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनडायरेक्ट को एक और नाम से जानते हैं थ्रू ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसका भी इनडायरेक्ट समझना। अगर आपको इतनी बात अगर समझ में आ गई है कि कितना एटीपी कहां बनता है, क्यों बनता है, टोटल कितना फायदा होगा, फायदा पूछ रहे हैं। टोटल बना कितना, 6 यहां बना, 2 यहां बना, 2 यहां बना, 6 4 10 एटीपी टोटल फॉर्म हुई। उनमें से डायरेक्ट कितनी बनी, 4 एटीपी डायरेक्ट बनी। इनडायरेक्ट कितनी बनी, 6 एटीपी बनी इनडायरेक्ट। खर्च कितनी हुई, 2 एटीपी। और टोटल फायदा कितना हुआ, 8 एटीपी का। टोटल डायरेक्ट फायदा कितना हुआ, 2 एटीपी का। बस इतने से क्वेश्चन थे। अगर इतने क्वेश्चन क्लियर है तो और आगे हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज होगा और कैसे होगी। अब यहां से समझाना शुरू करते हैं। अभी तो रट्टा मरवा रहे थे आपको, अब यहां से ग्लाइकोलाइसिस समझते हैं। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा होता है तो क्या होता है देखना। ग्लूकोज है ये, ग्लूकोज का फॉर्मूला डायग्राम आपको पढ़ाए होंगे, ऐसे डायग्राम पढ़े होंगे ग्लूकोज का, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बायो में भी रहा है ग्लूकोज का। इसमें नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, सॉरी ज्यादा बड़ा बन गया, 6 नंबर तक ही करना है। ग्लूकोज का डायग्राम ऐसा होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये डायग्राम होंगे। यहाँ पर ओ रहता है तो यहाँ पर डायग्राम रहता नहीं, क्या पे होता है 5 और 6 ऐसे डायग्राम आपने लेबलिंग की होगी, ठीक है। 1 फिर से लेबलिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपने लेबलिंग की होगी, ठीक है। अब हम यहां ध्यान समझेंगे कि कैसे क्या समझा रहा है इसमें। लेकिन ग्लूकोज था, इसको ज्यादा समझने देते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, जल्दी से बताइए। C6H12
O6 फॉर्मूला याद है आपको ग्लूकोज का। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं जल्दी बताइए। C6 मतलब 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। इसलिए जो रिंग बनेगी ग्लूकोज की हेक्सागोनल बनेगी या पेंटागोनल बनेगी? हेक्सागोनल बनेगी। 6 कार्बन होते हैं। अब ग्लूकोज में जैसे ही एक एटीपी आकर आया, अंदर कौन आया? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। समझा रहे हैं यहां सामने समझना। ग्लूकोज था, ग्लूकोज के करीब में कौन आया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होगा? ये मान लो एडिनोसाइन है। एडिनोसाइन में 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट। एडिनोसाइन में 3 फॉस्फेट आकर जुड़ जाए तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कितने फॉस्फेट थे? 3। और बन किया गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मतलब 1 फॉस्फेट इसका टूट कर अलग हो गया, 3 से 2 हो गए, तो इसका नाम हो गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इतना समझ में आया? अगर ये बात समझ गए हो तो समझना, ग्लूकोज नाम का एक मॉलिक्यूल्स था, ये था ग्लूकोज। और ग्लूकोज के पास आया ये केमिकल जिसका नाम था एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आए, ये दोनों जब एक दूसरे करीब आए तो इसका एक फॉस्फेट टूटकर इसमें आकर चिपक गया। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट यहां से टूटकर किसमें आकर चिपक गया? ग्लूकोज में। तो और कौन से नंबर पोजीशन पे चिपका? ग्लूकोज के 6वें नंबर पोजीशन पे चिपका। 6 नंबर पोजीशन जाके जुड़ा। कौन से नंबर पोजीशन पे? 6 नंबर पे। इस ग्लूकोज का नाम क्या हो गया? ग्लूकोज के 6वें नंबर पोजीशन पर एक फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नहीं समझ में आया होगा? समझना, ग्लूकोज था, ग्लूकोज के करीब में एटीपी नाम का एक केमिकल आया। एटीपी से एक फॉस्फेट निकलकर ग्लूकोज में चिपक गया, तो ग्लूकोज का नाम क्या पड़ गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर आपसे कोई पूछे ग्लूकोज फॉस्फेट में कितने फॉस्फेट हैं, 1 या 6, क्या आंसर होगा? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में मात्र 1 ही फॉस्फेट है। तो 6 क्यों लिखा है हमने यहां पर? क्योंकि उसकी 6 नंबर पोजीशन पे, कार्बन नंबर 6 पर जाकर फॉस्फेट चिपका। 6 नंबर पोजीशन पे चिपका फॉस्फेट। तो ग्लूकोज की 6वें नंबर पोजीशन पे एक फॉस्फेट जाकर जुड़ जाएगा, उसको बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और जब एक फॉस्फेट वहां से निकलकर यहां चला गया है तो बचे कितने फॉस्फेट? यहां पर 2 बचे, इसलिए इसका नाम हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी। एडीपी से एडीपी कैसे बना समझ में आया? क्या हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बना समझ में आया? इसमें एटीपी से एक फॉस्फेट निकलकर ग्लूकोज में चला गया, चिपक गया, तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर ये दोनों बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे किसका लेन देन हो रहा है? फॉस्फेट का हो रहा है, इसलिए इस घटना का नाम क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन कहेंगे इस इवेंट को। इस घटना का नाम, इस रिएक्शन का नाम क्या है? यहाँ पे कौन सी घटना हुई? फॉस्फोराइलेशन हुआ। ग्लूकोज में एक फॉस्फेट आकर जुड़ गया, इसलिए घटना का नाम फॉस्फोराइलेशन हो गया। अब हम बात करेंगे फॉस्फोराइलेशन कराने वाले एंजाइम का नाम। वो कौन सा एंजाइम है जो फॉस्फेट की लेन देन कर सकता है, फॉस्फेट की अदली बदली कर सकता है? उस एंजाइम का नाम होता है काइनेज। काइनेज वो एंजाइम है जो काम कर सकता है, ठीक है। और लेकिन ये स्पेशल वाला काइनेज है, नॉर्मल काइनेज नहीं है, स्पेशल काइनेज है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट को कहां जोड़ेगा? 6वें नंबर पोजीशन पर, 6 नंबर पोजीशन पे जोड़ता है और कोई नंबर पोजीशन पे कभी नहीं जोड़ता, इसलिए इसका नाम होगा हेक्साकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज के नाम से जानेंगे। इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो आपसे कोई पूछे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बना? ग्लूकोज के संपर्क में एक एटीपी आया, इस एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट इसको दे दिया तो बन गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये ग्लूकोज बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कितने फॉस्फेट हैं? मात्र 1 फॉस्फेट है। कौन से नंबर पोजीशन पे है? कार्बन नंबर 6 पे। किसने जोड़ा? हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम है। एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पर जो इन्वॉल्व हुआ? हेक्सोकाइनेज। इसका नाम हेक्सोकाइनेज क्यों है? 6वें नंबर पोजीशन पे जोड़ता है इसलिए हेक्सो हो गया, और फॉस्फेट पे जोड़ता है इसलिए काइनेज हो गया, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और इस इवेंट का नाम क्या है? फॉस्फोराइलेशन कहेंगे इस पूरी घटना को। इतना समझ में आ गया होगा? आ गया तो और आगे चलते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला सुनाइए जल्दी से।
C6H12O6। फ्रक्टोज का फॉर्मूला सुनाइए। फ्रक्टोज का फॉर्मूला किसी को याद है? C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ओनली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। इसलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या होते हैं? आइसोमर होते हैं। आइसोमर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रक्टोज, 6 का 6, फॉस्फेट का फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर हैं, और इसलिए इस इवेंट का नाम क्या होगा? इस घटना कहेंगे आइसोमराइजेशन हुआ, आइसोमराइजेशन। और यहां पर कौन सा एंजाइम होगा? इन्वॉल्व होगा आइसोमराइजेशन करने के लिए? आइसोमरेज नाम का एंजाइम काम करेगा। आइसोमरेज एंजाइम का नाम लाल रंग से लिख देते हैं। यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? यहां एंजाइम काम करेगा आइसोमरेज। एज एंजाइम की पहचान है, जब भी AS की एज लगा रहे समझ आना एंजाइम है। आइसोमरेज नाम का एंजाइम कभी करेगा क्या किया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, आइसोमराइजेशन करा दिया। ठीक है, तो आपको ये दो स्टेप तक ध्यान क्लियर हो गया। फॉस्फोराइलेशन हुआ, यहाँ पर आइसोमराइजेशन हुआ। कैसे कैसे हुआ? ग्लूकोज में एक ATP का एक फॉस्फेट आकर जुड़ा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, और ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया। इस घटना में काम करने वाले एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज, और इस इवेंट को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है, इसलिए घटना का नाम हो गया आइसोमराइजेशन, और एंजाइम जो यूज हुआ उस एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद का पढ़ेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स आगे इससे आगे समझेंगे। मात्र हमने भी आपको यहां से यहां तक समझाया है, अब यहां से लेकर यहां तक की जर्नी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू।